ब्रह्मांड का भी कोई दिल है जो मैटर और एनर्जी को अंतरिक्ष में पहुंचाता है, तो क्या हम उसकी धड़कन का पता लगा सकते हैं? स्टीफन अलेक्जेंडर का जन्म ट्रिनिडाड में हुआ था और वो ब्रॉन्क्स में पले बड़े। एक सैक्सोफोनिस्ट की हैसियत से उन्होंने उस मेलोडी को ढूंढना सीख लिया जो जैज रेफ्रेन यानी जैज संगीत के मुखड़े के उल्टे पुल्टे नोट्स में छिपी होती है। और स्टीफन का मानना है कि अब वो थियोरेटिकल फिजिक्स के जरिए ब्रह्मांड की बुनियादी बीट को सुनना सीख रहे हैं। ये कमाल की सोच है कि पूरा ब्रह्मांड ही अपने आप में एक जीव हो सकता है। मतलब बायोलॉजी में भी साइंटिस्ट्स जीवन की परिभाषा तय करने और उसका ओरिजिन जानने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाने चाहिए जिनसे कुछ ऐसे पैटर्न्स पता लगाने की कोशिश की जाए जो किसी जीव के फंक्शंस को दिखाते हैं। स्टीफन की रिसर्च से शायद हम खुद ब्रह्मांड में ही उन पैटर्न्स की खोज में बढ़ चुके हैं। हालांकि ज्यादातर कॉस्मोलॉजिस्ट्स का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड की रचना एक जोरदार धमाके के साथ हुई थी जिसे बिग बैंग कहते हैं। लेकिन स्टीफन का मानना है कि दरअसल वो बिग बैंग नहीं बल्कि बिग बाउंस था, यानी जोर से उछलना। अगर आसान शब्दों में कहें तो बिग बाउंस मॉडल एक पहले वाले ब्रह्मांड का मॉडल है। असल में हमारे इस ब्रह्मांड में पहले भी एक और ब्रह्मांड था जो खत्म हो गया और लुढ़क कर लगातार फैलते हुए एक ब्रह्मांड में जा गिरा, और यही वो ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं। स्टीफन की थ्योरी के मुताबिक लगातार फैलता ब्रह्मांड सिकुड़ने और फैलने की एक एंडलेस साइकिल है। ये फैलना सिकुड़ना ठीक वैसा ही है जैसे दिल का धड़कना या हाथ से छूटी गेंद का बाउंस होना। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। मैं गेंद को छोड़ूंगा और ग्रेविटी उसे नीचे खींच लेगी और फिर गेंद इस तरह ऊपर नीचे बाउंस करती है। इसी तरह एक ब्रह्मांड भी ग्रेविटी के नियम के मुताबिक ऐसे ही बाउंस करेगा। वो सिकुड़ेगा और फिर बाउंस होकर फैलता चला जाएगा। स्टीफन के मॉडल में काफी हद तक फिजिक्स के सिंपल रूल्स हैं। ब्रह्मांड का फैलने वाला दौर आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा और फिर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हावी हो जाएगी जो आखिरकार ब्रह्मांड के अंदर की सब चीजों को सिकोड़कर उसे बहुत ही छोटा सा कर देगी। लेकिन इसके बाद ब्रह्मांड फिर से क्यों फैलता है, इस बात को समझाना और भी मुश्किल है। बाउंसिंग कॉस्मोलॉजी के साथ प्रॉब्लम यह है कि आपको पता नहीं होता है कि जब आप उसे बाउंस करते हैं तो क्या होता है। उस वक्त ग्रेविटी बहुत ताकतवर हो जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो हमें खींचकर सिंगुलैरिटी में पहुंचा सकती है। सिंगुलैरिटी वो जगह होती है जहां बहुत डेंसिटी होती है। वहां पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती है कि वो पूरे के पूरे मैटर को कुचलकर उसे सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। उससे कोई भी चीज नहीं बच पाती, और तो और लाइट तक नहीं। बिग बैंग थ्योरी में यकीन करने वाले वैज्ञानिकों का ख्याल है कि वो वैसा सिंगुलैरिटी की वजह से ही हुआ था और ब्रह्मांड को उससे बाहर निकालकर फिर से फैलने के लिए उन्हें एक नई शक्ति खोजनी पड़ी जिसे नाम दिया गया इन्फ्लेशन। लेकिन दूसरी ओर स्टीफन मानते हैं कि बिग बाउंस ब्रह्मांड सिकुड़कर कभी सिंगुलैरिटी में नहीं बदलता। जब ब्रह्मांड बाउंस पॉइंट के करीब बढ़ने लगता है तो बिग बैंग सिंगुलैरिटी से उसका बचना जरूरी है, इसलिए हमें इस प्रॉब्लम से बचना होगा। स्टीफन के मुताबिक इसका हल है एक एटम से भी बहुत छोटा एक पार्टिकल जिसका नाम है न्यूट्रिनो। फिजिक्स में न्यूट्रिनोस को बड़ा ही अजीबोगरीब तरह जाना जाता है और बाउंसिंग यूनिवर्स की रूपरेखा को समझने में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक न्यूट्रिनो ठीक उसी वक्त एक रिपल्सिव फोर्स पैदा करता है और ब्रह्मांड को सिंगुलैरिटी में एंटर करके बाउंस बैक होने से रोकता है। न्यूट्रिनोज का वजन लगभग ना के बराबर होता है और वो साधारण मैटर से अपनी मौजूदगी का एहसास कराए बिना गुजर जाते हैं। ये नॉन विजिबल पार्टिकल्स हर एक सेकंड में 50 करोड़ खरब की संख्या में हम सबके शरीर में से गुजरते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। ब्रह्मांड के हर सितारे से लगातार न्यूट्रिनोज की झड़ी छूटती रहती है। बल्कि सच तो यह है कि ब्रह्मांड उनसे ठसाठस भरा है और शायद जिंदा ब्रह्मांड की धड़कन लगातार उन्हीं की वजह से चलती रहती है। स्टीफन ने हिसाब लगाया कि जब किसी तेजी से सिकुड़ते हुए ब्रह्मांड पर जबरदस्त दबाव पड़ता है तो न्यूट्रिनोज का यह कॉस्मिक भंडार इतनी बुरी तरह दब जाता है कि वो सब न्यूट्रिनोज मैटर की एक स्पेशल स्टेट में बदल जाते हैं जिसे सुपरफ्लूइड कहा जाता है। सुपरफ्लूइड स्टेट से हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। सुपरफ्लूइड का एक उदाहरण है लिक्विड हीलियम।
सुपर फ्लूइड की एक अजीबोगरीब खासियत ये होती है कि आप इसे चाहे जितना भी किसी बर्तन में बंद करने की कोशिश करें, वो बर्तन के किनारों से बाहर निकलकर बह जाएगा। उसे ये पसंद नहीं होता कि कोई उसे कैद करके रखे, और बंद न रह पाने की अपनी आदत की वजह से न्यूट्रिनोस एक तरह का विपरीत दबाव पैदा करते हैं, और उसी दबाव की वजह से ब्रह्मांड बाउंस होता है और फैलता है। अगर स्टीफन का आइडिया सही है तो फिर उसके मुताबिक हमारा ब्रह्मांड फैलने और सिकुड़ने की साइकिल से पिछले कई खरब सालों से गुजर रहा है। हर बार बाउंस होने पर उसका ज्यादातर मैटर, जिसमें कई सितारे और गैलेक्सीज भी शामिल हैं, बुरी तरह कुचल जाता है और फिर एक बिल्कुल नए रूप में उछलकर बाहर निकल आता है। लेकिन न्यूट्रिनोज का बाल भी बांका नहीं होता। इनविजिबल पार्टिकल्स का यह अथाह सागर ही ब्रह्मांड की जान है, वो फ्लूइड जिससे इसकी धड़कनों की डोर बंधी रहती है। यानी न्यूट्रिनोज की बदौलत ही ब्रह्मांड अपनी जिंदगी का एक हिस्सा पूरा करके दूसरे हिस्से में प्रवेश करता है। बिग बाउंस की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे किसी कैटरपिलर का तितली में बदलना। जब कैटरपिलर तितली बन जाता है तो उसके पुराने और नए रूप में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन दोनों का जेनेटिक कोड वही रहता है और दोनों एक ही चीज की बनी होती हैं। तो मेरे ख्याल से बायोलॉजी में जो मेटामॉर्फोसिस यानी काया पलट का सिद्धांत है, वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है और इस पर रिसर्च होनी चाहिए। स्टीफन के बिग बाउंस मॉडल के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड एक लगातार इवॉल्व होती हुई एक चीज है और हो सकता है कि वो जिंदा भी हो। लेकिन एक और साइंटिस्ट इसी आइडिया को एक कदम और आगे ले गए हैं। उनका ख्याल है कि हमारे ब्रह्मांड ने बहुत सारे और ब्रह्मांडों को जन्म दिया है, उन ब्रह्मांडों को जो ब्लैक होल्स के अंधेरे में कहीं छिपे हुए हैं। सभी जिंदा चीजें एक बात में समान हैं, वो किसी न किसी चीज से पैदा हुई है। ओक ट्री एकॉर्न से निकलता है जो दूसरे ओक ट्री से गिरा था। इंसानों की फैमिली ट्री हजारों जनरेशन्स पुरानी है। लेकिन अगर हमारा ब्रह्मांड जिंदा है तो क्या इसका कोई एंसेस्टर भी है? और क्या ये नए ब्रह्मांडों को जन्म भी दे सकता है? ली मॉनन वाटरलू कनाडा के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में थियोरेटिकल फिजिक्स की रिसर्च करवाते हैं। ली फिजिक्स के नियमों के बारे में फंडामेंटल लेवल पर सोचते हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी फिजिक्स के नियम काम करते हैं, आखिर वो उसे हासिल कैसे हुए। ऐसा लगता है कुदरत ने अपने नियम बनाए ही इस तरह हैं कि ब्रह्मांड में जीवन पनप सके। जरा एक बार सोचकर देखिए, अगर हम कुदरत के नियमों में थोड़ी बहुत भी फेरबदल कर पाते और ब्रह्मांड जीवन का अगेंस्ट हो जाता तो क्या होता। इसलिए इसके पीछे कोई तो रहस्य है कि आखिर ब्रह्मांड जीवन के इतने फेवर में क्यों है और बायोलॉजी के साथ वो इतना फ्रेंडली क्यों है। कॉस्मोलॉजिस्ट्स लंबे समय से इस पहेली को सुलझाने में लगे हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है फाइन ट्यूनिंग। अगर कुदरत की कोई भी शक्ति 1% भी ज्यादा ताकतवर या कमजोर होती तो सितारे और ब्रह्मांड कभी न बनते, एटम्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड को किसी अदृश्य शक्ति ने इंसानी जीवन के हिसाब से बनाया है। लेकिन ली इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाह रहे थे और वो उन्हें मिल भी गया। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन उन्हें फिजिक्स से नहीं बल्कि एवोल्यूशन की बायोलॉजिकल थ्योरी से मिला। डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत के मुताबिक जीवन की पूरी बनावट और उसकी सारी पेचीदगियां धीरे धीरे उभरती हैं। अब यह बड़ी अजीब बात है जिस पर आसानी से यकीन नहीं होता। इसे समझाने का एक पूरा तरीका है। एवोल्यूशनिस्ट्स का मानना है कि इंसानों जैसे कॉम्प्लेक्स जीव इस धरती पर अचानक प्रकट नहीं हो गए, बल्कि वो अनगिनत चरणों में धीरे धीरे छोटे मोटे सीधे सरल जीवों से इवॉल्व हुए और अपने मौजूदा रूप में पहुंचे। क्या हमारा बेहद कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स बायोलॉजिकल एवोल्यूशन किसी कॉस्मिक वर्जन से तो डेवलप नहीं हुआ? क्या ब्रह्मांड का भी कोई इतिहास है? क्या उसके भी कोई एंसेस्टर हैं? क्या जब से यह डेवलप होना शुरू हुआ तभी से उसमें अलग अलग तरह के नियम उभरने और बनने बिगड़ने लगे थे और फिर उसने उनमें से उन नियमों को अपना लिया जिन्होंने उसे ज्यादा अच्छी बनावट और ज्यादा पेचीदगी दी? ये बातें मैंने अपने आप से एक सवाल के रूप में पूछी और इन सब का एक जवाब हो सकता है ब्रह्मांडीय नेचुरल सिलेक्शन। और मेरे ख्याल से ये इन सब सवालों का अब तक का सबसे बढ़िया जवाब है।
लेकिन ली की कॉस्मोलॉजिकल नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को तभी सही माना जा सकता है जब एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसके जरिए पूरा ब्रह्मांड रिप्रोड्यूस करे और उसमें भी वैसा ही म्यूटेशन होता है जैसा माता पिता